अब मैं बात करता हूँ उस मीटिंग की जो हमने अभी 3 दिन पहले की है, जिसके फोटो आप लोगों ने देखा है। संसद भवन में हम गए थे। कार्मिक मंत्री जी श्री माननीय जो हमारे डॉक्टर जो हमारे कार्मिक मंत्रालय हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डीओपीटी या डीओपीपीडब्ल्यू मिनिस्टर, उनसे मुलाकात हुई थी। और बढ़ेगा, जब आप किसी वेलफेयर में होते हैं तो सब करना पड़ता है। और हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि वर्तमान जो भी सत्ता है, जो भी सरकार है, उससे अपने कर्मचारियों के वेलफेयर में फैसले करवाना। कैसे करवाना, वो सामने वाले के माइंडसेट को देखते हुए वैसी रणनीति बना करके करवानी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ही रणनीति सही है, सबकी अपनी अपनी रणनीति है, हमारी अपनी है। अतुल भैया आपको भी नमस्कार, जुड़ गए हैं। तो वो आप लोगों ने देखा होगा, ये वो लेटर है, उसकी फोटोकॉपी है। ये 4 फरवरी को जो हमने दिया था, आज तो 6 तारीख है। ये उसका कलर्ड प्रिंट आउट अलग से निकाला, क्योंकि उस दिन कलर्ड प्रिंट आउट की हमें ज़रूरत नहीं थी, एक ही प्रिंट आउट था जो हमने दे दिया था। ये उसका कलर्ड पेज है। और लेटर मैंने इसलिए नहीं डाला था, पहले मैंने डाला लेटर, फिर मैंने हटा लिया। मैंने सोचा कि इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब ये इंग्लिश में है लेटर, तो दिक्कत तो करेगा ही, लोग पूछेंगे फिर भी, और इसी बहाने आप लोगों से बात भी हो जाएगी। तो हालांकि मैंने आज टीवी 9 पर इसका पूरा जिक्र कर दिया है इस लेटर का। रामचंद्र जी, फिर एक बार जंग के मैदान में आना ही होगा, या सरकार छल कपट का खेल कर रही है। हाँ, अभी 8 तारीख तक तो कुछ ऐलान कर नहीं सकते हम, 8 तारीख के बाद करेंगे। सरकार यहाँ दिल्ली के चुनाव परसों, बस 2 दिन और इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि वहाँ बधाई दे आए, मिठाई खाए, फोन मतलब जो है फोटो खिंच गया, ये हो गया वो हो गया। ओपीएस पर तो बात ही नहीं कि अच्छा, लोगों को सबको समझ में नहीं आता, वो शायद उन्होंने नहीं देखा होगा, या हो सकता है उनसे किसी ने लिखवा दिया हो, या किसी ने दूसरा आईडी बना के लिखा हो। ऐसे भी होता है, सब चलता रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमने 3 बातों के लिए उनको पहले बधाई दी है। पहला है कि सेंट्रल पे कमीशन, 8वें सेंट्रल पे कमीशन के गठन के लिए। दूसरा है कि जो मिडिल इनकम ग्रुप है, 12,75,000 के अंदर जिनकी इनकम है, उनको टैक्स से राहत देने के लिए। तीसरा है जीवन प्रमाण, क्योंकि जो पेंशनर्स हैं, रिटायरी हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए पहले क्या होता था, ऑफिस में जाते थे वो, हर साल उनको अपना जीवन प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता था कि वो जिंदा हैं। मान लो कोई आदमी मुंबई से रिटायर हुआ और घर बना रखा है उसने आजमगढ़ में, तो अब उसे हर साल आजमगढ़ से मुंबई तक जाना ही पड़ेगा, तभी उसकी अगली पेंशन आएगी। हर साल का ये नियम है। स्टेट गवर्नमेंट में भी है, जिनको नहीं जानकारी है उनको जानकारी हो जाए, देने जाना पड़ता है जनवरी मंथ में। तो जीवन प्रमाण एक ऐसी मतलब जो है, एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां ऑनलाइन, जैसे हम आपसे लाइव होकर के बात करते हैं, वो जीवन प्रमाण उनको वहीं से मिल जाता है कि हाँ भाई आप जीवित हैं, तो आपकी पेंशन रुकेगी नहीं। तो इन 3 बातों की हम धन्यवाद देने के लिए गए थे, और धीरे से हमने उसमें एक सजेशन दिया है सरकार को। ये सजेशन है, मैं पढ़ के एक बार बता देता हूँ। मिनिस्टर सर, वी लुक up to you for your timely intervention in future also to ensure employees continue to contribute towards the government goal of becoming Viksit Bharat 2047। दूसरा हमने उसमें पैराग्राफ लिखा, we wish to make a humble suggestion to make the recently announced unified pension scheme more lucrative for the employees without causing any burden on the government exchequer or to the employees। एक सुझाव दिया है और ये कहा है कि जो आपने अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया है, हम आपसे एक सुझाव आपको देना चाहते हैं, तो उससे यूपीएस पूरी जस्टिफाइड हो जाएगी, ये हमने कहा है। वो सुझाव क्या है ये जान लीजिए। एम्प्लॉइज वुड होल हार्टेडली वेलकम इफ गवर्नमेंट डिसाइड्स टू एक्सटेंड टू देम द ऑप्शन फैसिलिटी। ये बात मैं बार बार कह चुका हूं, क्योंकि हमें ओपीएस और एनपीएस, हम इन टर्म में नहीं फंसते हैं। हम बार बार बोलते हैं हमें चाहिए क्या। ये ओपीएस टर्म हमारी समझ से ही बाहर है। हम बोलते हैं कि जो हमें चाहिए अमेंडमेंट, फिर उसका नाम चाहे ओपीएस हो, टीपीएस हो, पीपीएस हो, कुछ हो। तो हमने उनसे ये कहा है कि ये एक ऑप्शन फैसिलिटीज दे दीजिए हमको, अंडर द सेंट्रल सिविल सर्विसेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम रूल्स 2021।
अगर आपको याद होगा 30 मार्च 2021 को गजट आया था एनपीएस का, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल सिविल सर्विसेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम रूल्स 2021, ये उसका पूरा नाम है। उसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि डेथ या डिसेबिलिटी होने की दशा में कर्मचारी का अंशदान ब्याज सहित पूरा का पूरा कर्मचारी या कर्मचारी के परिवार को वापस, और जितनी सैलरी मिल रही थी उसका आधा यानी बेसिक सैलरी का आधा प्लस डियरनेस अलाउंस एज पेंशन उसको या उसके परिवार को देना शुरू किया जाए। ये पहला ऑप्शन है, यानी ओपीएस, जिसको आप ओपीएस कहते हो, ये उसकी इच्छा पे है। दूसरा ऑप्शन है, अगर वो ये लेना ना चाहे उसका परिवार या वो, तो टोटल कॉर्पस का 20% पैसा प्लस 80% की एन्युटी, जिससे उसको मिलेगी पेंशन। ये दूसरा ऑप्शन है। तो दूसरा सुनिए, इसमें ऑप्शन है एट प्रेजेंट, हमने पूछा है, हमने कहा है एम्प्लॉइज वुड होल हार्टेडली वेलकम इफ गवर्नमेंट डिसाइड्स टू एक्सटेंड टू देम द ऑप्शन फैसिलिटी प्रोवाइडेड अंडर सेंट्रल सिविल सर्विसेज इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम रूल्स 2021 ऑन रिटायरमेंट, वेदर इट इज वॉलंटरी रिटायरमेंट, सुपर एनुएशन और कंपल्सरी रिटायरमेंट। मतलब किसी भी तरह से वो रिटायर होता है, चाहे वीआर करके, चाहे सुपर एनुएशन करके, और चाहे जबरिया रिटायर कर दिया जाए, हर हालत में उसको ये विकल्प दोनों दे दिए जाने चाहिए। ये सजेशन दिया है, क्योंकि पीएफआरडीए ने सजेशन मांगे हैं, तो ये सजेशन के रूप में लिखा है। बहुत सारे, और उसमें दोनों ऑप्शन समझाए, जिन ऑप्शन का मैंने आपसे जिक्र किया है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, ये दोनों ऑप्शन समझाए। तो ये एक्सप्लेनेशन जरूरी था। मैं चाहता भी था कि ऑनलाइन लाइव आकर के आपके बीच हम बात करें। अब अगर किसी को, और ये होता है ना कि कुछ लोग लिखते हैं कि पे कमीशन जाए, मेरी वाल पे लिखा उन्होंने कि तेल लेने, ऐसे करके लिखा। अरे यार, एम्प्लॉय हो, थोड़ी भाषा वाषा शैली ठीक रखो, थोड़ी, पता नहीं कैसे, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया देखती है आपको, मेरा थोड़ी उसमें कुछ बिगड़ रहा है, आप ही के बारे में समझ में आता है। एक आदमी ने बहुत गंदा लिखा था फेसबुक पे, मुझे नहीं लिखा था, हालांकि लिखा था प्रियंका गांधी जी को। पहले कभी एक उनका स्टेटमेंट आया था, उसने इतना बुरा लिखा, बुरा बोला था, मतलब मैं यहाँ फेसबुक पर बोल ही नहीं सकता हूँ, इतना गंदा था। मतलब यार, आपको पता नहीं कौन कौन देखता है फेसबुक पर, आप एक एम्प्लॉई हो, अनाप शनाप लिख रहे हो वहाँ, किसी को भी लिखो, किसी को भी, कितना गंदा मतलब मैसेज जाता है कि कर्मचारी की ये भाषा शैली ऐसी नहीं होनी चाहिए। हम लोग दुश्मन को भी ऐसे नहीं बोलते यार, जितनी मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतनी गंदगी ठीक नहीं है। ऐसा थोड़ी कि किसी को वर्ड्स नहीं पता, लेकिन गलत है ना, एक जो गलत है सो तो गलत ही रहेगा। विरोध करो, कुछ करो, अंट मत लिखो, किसी भी नेता को मत लिखो, ना किसी अधिकारी को लिखो, किसी को मत लिखो। सोशल मीडिया पे तो लिखो ही मत कतई, आपके मन में है तब भी मत लिखो, गलत बात है ये। मतलब बताना नहीं चाहता कि उसने क्या लिखा, मतलब इतना बुरा शब्द है वो। मेरे लिए नहीं था, प्रियंका गांधी जी के लिए था। बड़ा बुरा लगा, मतलब मैंने इतना मन खिन्न हो गया कि यार ऐसे कर्मचारी हैं, मतलब। और लिखा उसकी स्पेलिंग भी सब गलत ही थी, हेट को हीट लिखा था, सोच लो, HEAT लिखा था, लिखा उन्होंने हेट था, लेकिन इंग्लिश लिखी थी HEAT। तो समझ लो कि ऐसा कोई देखेगा तो वो ये सोचेगा तुम तो सैलरी के लायक भी नहीं हो, पेंशन तो दूर की बात है, पता नहीं कैसे नौकरी मिल गई, ये बात सोचेगा ना कोई। मतलब वही बात है कि एक आदमी मतलब जो है पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है उससे। खैर, मैं कम बोलूँगा, ज़्यादा समझे। तो ये हमारा उस दिन का जो हमारा ये लेटर ऑफ ग्रेटिट्यूड, हमने इसकी हेडिंग दी थी लेटर ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि वो हमने दी थी। पर हमारा तरीका है, कमेटी तय करती है कि हम कैसे कैसे अपने मसले को रखेंगे। मसले को रखने में मुझे सैकड़ों लोग अगर राय देते हैं तो वो कितने लोगों की राय कोई मान सकता है। अगर आपको कोई 500 लोग राय दें, आप चल पाओगे? किस किस को फॉलो करोगे? तो ये मतलब सबको तो खुश कोई नहीं कर सकता। अरे कृष्ण नहीं खुश कर पाए, भगवान राम से लोग खुश नहीं हुए, तो हम तो किस खेत की मूली हैं? हम तो कलयुग के मात्र एक तुच्छ प्राणी हैं, चींटी जैसी औकात है हमारी। तो सबको तो कोई खुश कर ही नहीं सकता। राजेश दीक्षित जी देख रहे हैं, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर आज कह रहा हूं कि हाँ, आप लोग लिखते हो ना VRS को उसी डेट से मिल, भाई समझो, हमने जो पॉइंट लिखा उसमें वो सारी चीजें से आ गई, उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं, एक पॉइंट में सारी चीजें आ गई। इसका मतलब हो गया सुपर एनुएशन डेट से ही उसको पेंशन मिलेगी, उसी दिन से।
रिटायरमेंट पर। उसका मतलब यही हो गया, आप दोनों ऑप्शन की खूबसूरती को समझो। विश्व विजय विद्रोही जी, आपको भी भैया नमस्कार। तो मुमताज जी पढ़ रहे हैं, मुमताज जी आपको भी नमस्कार। तो वो उसको अलग अलग डिफाइन नहीं किया जाता है। जब लेटर ऐसे तो 4 पन्ने भर जाएंगे, बात एक ही रहेगी। शॉर्ट में जितना क्रिस्प हो, सबको पता है कि डेथ एंड डिसेबिलिटी का वो ऑप्शन क्या कहता है। वो हर आदमी को पता है, सारे ब्यूरोक्रेट को पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है उन्होंने कि हम उनसे क्या मांगा है। तो वो ऑप्शन मिल जाएगा। वो मतलब जो है सही तरीके से सही जगह पे बात उठाएंगे। श्याम सिंह भैया नमस्कार। तो वो मिल जाएगा। सीएपीएफ वाले कहते हैं 20 साल की बात, भैया आपके लिए वही बात की हम डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम आर्म फोर्सेस पैरामिलिट्रीज को 20 साल पे सरकार को दे देना चाहिए। उनकी नौकरी बहुत कठिन है। मेरे पास बहुत वीडियोज आते हैं इस तरह के, बहुत चीज़ें आती हैं। तो मेरी तरफ से आज इतना ही था। बहुत ज़्यादा मैं बोल भी नहीं पाऊंगा क्योंकि 1.5 से आधा घंटा, ये तो टोटल 2 घंटे बोल लिए हम। अगर किसी साथी का सवाल हो तो मैं देख लेता हूँ। एक शायद बदलाव की हवा चल रही है जी, अंकुर भैया नमस्कार। रेलवे रनिंग विभाग को 55% बेनिफिट। हाँ, ये देखो रेलवे के लीडर से आपको पूछना पड़ेगा। और रेलवे में देखो 2 ही लीडर हैं भैया, एक है मिश्रा जी और एक है राघवैया जी, मेरे हिसाब से। वैसे तो बहुत जगह बहुत सारे लीडर हैं, लेकिन जिनको सरकार सुनती है वो 2 लीडर हैं। उनसे बात करिए कि जो रिटायरमेंट पर 40% बेसिक सैलरी में जो जोड़ करके फिर उसका 50% किया जाता था पेंशन के लिए, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। विनय कुमार पांडे जी, हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं सर। हाँ, नहीं फिर भी मतलब कई बार कोशिश करता हूँ कि कम से कम वाल पे ना लिखे, नहीं तो डिलीट करना पड़ता है। हमारे साथ संभ्रांत लोग भी जुड़े हैं, हमें बहुत भीड़ की जरूरत नहीं है। अरविंद राय साहब थैंक यू, मैंने आपका पूरा कमेंट पढ़ा, थैंक यू। तो कहने का मतलब है कि भीड़ अगर सब कुछ होती, देखो फिर कह रहा हूं मैं, आज फिर कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान 1947 का हिंदुस्तान नहीं है। एक बात समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से, पहले केवल भीड़ कुछ भी करवा लेती थी, अब वो नहीं है। अगर भीड़ सब कुछ होती तो 1 अक्टूबर की महारैली के बाद कम से कम विपक्ष अपने मैनिफेस्टो में नेशनल लेवल पर जरूर रख लेता। आप समझ लो कि 25 मुद्दों में भी इस मुद्दे को नहीं रखा गया। फिर भी अगर आपको सेंसिटाइज होकर के कुछ भी करना है तो कोई कुछ रोक थोड़ी सकता है, कुछ कर नहीं पाएगा। सही तरीके से सही डिमांड करेंगे तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। अच्छा, जिनका काम राजनीति करना है, अपना बैंक बैलेंस बनाना है, बिजनेस करना है, बड़ी बड़ी रैलियों के नाम पर बड़े बड़े महल खड़े करने हैं, तो भैया उनको तो आप करो, हमको कोई दिक्कत थोड़ी है। हमारा काम है कि आपकी आंखें खुल जाएं एक बार हमारे बताने से, हिंट करने से, तो ठीक है। नहीं तो हमारी उनसे लड़ाई थोड़ी है। हमारी लड़ाई तो जो कुछ भी है वो सरकार से है, किसी व्यक्ति से थोड़ी है। हम चाहते हैं सही चीज़ें, सही फैक्ट लोगों तक पहुँचे, बस इतनी सी बात है। मेरी तरफ से आज इतना ही था। अगर कोई, हाँ यूपीएस का नोटिफिकेशन फिर आएगा, जरूर आएगा, जब उन्होंने सुझाव मांगे तो जरूर। हाँ बेंचमार्क कार्पस, हाँ बिल्कुल रवि ठाकुर जी, मैं भूल गया था। देखिए उसमें ये कहा है, एक तो 25 साल की नौकरी को कंसीडर किया गया है, तो 25 × 12 यानी 25 दूना 30 और 25 से कम 25 और 3 28 यानी 280 महीने। तो 280 महीनों को उन्होंने फुल सैलरी के लिए कंसीडर किया है। तो जहां पर लिखा है इंडिविजुअल कार्पस बटे बेंचमार्क कार्पस, बेंचमार्क कार्पस डिनोट करता है कि आपने कोई एंट्री आपकी मिसिंग तो नहीं है, कहीं आपने पैसा निकाला तो नहीं है, कहीं मतलब जो है आपने एक्स्ट्रा तो नहीं डाला है। उसके अलावा तो होता क्या है कि इंडिविजुअल कार्पस जो एनपीएस के खाते में जितना पैसा है वही बेंचमार्क कार्पस होता है। वो जो मूल वाला, मतलब आपने 10% डाला, सरकार ने 10% डाला, यही बेंचमार्क कार्पस और यही इंडिविजुअल कार्पस है। लेकिन मान लो 5 साल के बाद आपने अपना कुछ हिस्सा निकाला उसमें से, तो आपका बेंचमार्क कार्पस बढ़ जाएगा और इंडिविजुअल कार्पस घट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपका पेंशन का परसेंटेज कम हो जाएगा। ये है बेंचमार्क कार्पस। तो जिन्होंने पैसा नहीं निकाला है तो उनके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं। जिन्होंने पैसा निकाला है वो उस पैसे की अगर भरपाई कर दें, अलग से डाल दें उतनी यूनिट्स। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए निकाल लिए और आपने 1 लाख रुपए को भूल जाइए कि आपने कितने रुपए निकाले, वो यूनिट्स कितनी थी। मान लीजिए आपने 1000 यूनिट्स निकाली, उनकी कीमत भले ही 1 लाख रुपए हो, तो आज की डेट में आपको 1000 यूनिट्स और उसमें अपनी तरफ से खरीद के डालनी है।
अब वो चाहे 1 लाख रुपए की हो, चाहे 1.5 लाख की हो, चाहे 1 लाख से कम की हो, तो उतनी यूनिट्स आप पूरी कर दो तो बेंचमार्क कॉर्पस और इंडिविजुअल कॉर्पस फिर बराबर, यानी फैक्टर 1। ये है उसका मतलब। बाकी बेंचमार्क कॉर्पस अलग से कोई राशि नहीं है, जितना टोटल कॉर्पस है वही बेंचमार्क कॉर्पस है, दोनों एक ही चीज है। बेंचमार्क कॉर्पस तब बदल जाता है जब आप कुछ पैसा निकाल लेते हैं या कोई आपकी एंट्री मिसिंग है, गई नहीं है वहां पर, तो उतना ही इंडिविजुअल कॉर्पस में से हटा देते हैं, वो बेंचमार्क कॉर्पस बढ़ जाता है, या फिर बेंचमार्क कॉर्पस को बढ़ा देते हैं, ये है। अदरवाइज दोनों एक ही बराबर है, फैक्टर एक ही है दोनों का, कोई डिफरेंस नहीं है। बस वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, आपने पैसा तो नहीं निकाला, एंट्री मिसिंग तो नहीं है, कोई और उसमें तो कुछ दिक्कत नहीं आई है, या आपने मतलब जो पैसा 3 जगह लगा है, LIC, UTI और SBI, अगर आपने क्या किया, इन तीनों जगह से निकाल के किसी और कंपनी में लगा दिया, मान लीजिए आपने HDFC में लगा दिया और HDFC की यूनिट्स की वैल्यू कम हो गई, LIC में लगाते तो 1 यूनिट की कीमत मान लो 40 रुपए होती और HDFC में लगा दिया तो 1 यूनिट की कीमत 35 रुपए रह गई। तो अब सरकार कह रही है कि आपका बेंचमार्क कॉर्पस और इंडिविजुअल कॉर्पस में अंतर आ गया, अब इंडिविजुअल कॉर्पस कम हो गया, बेंचमार्क कॉर्पस बढ़ गया, तो वो आपका पेंशन के परसेंटेज पे फर्क डालेगा, या फिर जितना कम हुआ है उतना पैसा आप डाल दो तो वो बराबर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस दोनों ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसको कुछ ऐसे मत ढूंढो कि बेंचमार्क कॉर्पस कौन सा है, कौन से पैसे को हम बेंचमार्क कॉर्पस में पुट करेंगे, वो नहीं है, वो वही है, सेम फिगर है। ठीक है, थैंक यू, आप लोग जुड़े। आज मैं इसको ट्वीट भी कर दूंगा, इस लेटर को भी डाल दूंगा ताकि आप लोग ठीक से उसको, अब इसका थोड़ा सा प्रिंट, चूंकि ये फोटोकॉपी कराई थी तो इसका प्रिंट बढ़िया नहीं है, ऊपर का थोड़ा सा हल्का है, दिख रहा है लेकिन हल्का है, लेकिन फोटो में कम दिखेगा, हमें तो दिख रहा है यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, एक बार और शेयर कर दीजिएगा। और अगर मैं फिर कहूँगा कि कम से कम जो हमने कैलकुलेटर डाला है उस कैलकुलेटर को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिनकी ज़रूरत है उनकी ज़रूरत पूरी हो। क्या हम OPS को भूल जाएं? क्यों भूल जाओ भाई, किसने कहा? हमने तो नहीं कहा कि आप OPS को भूल जाओ, NPS से UPS में शिफ्ट हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं कहा। लेकिन अगर आप रिटायर होने वाले हो कल, तब कुछ तो खाओगे, भूखे थोड़ी रहोगे, कुछ तो लेना पड़ेगा ना, तो जो बेहतर हो तब तक वो ले लो। ऐसा तो है नहीं कि OPS आज मिल गई है, बहाल हो गई है, ऐसा तो है नहीं, वो तो जब होगी तभी होगी। इस बात की कोई गारंटी तो नहीं ले लेगा कि कल ही करा देंगे, आपके रिटायरमेंट से पहले करा देंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। फाइनल नोटिफिकेशन कब तक आ सकता, कह नहीं सकता भैया आप में। कि दिनेश यादव जी भी देख रहे हैं, देवेंद्र जी भी देख रहे हैं, आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जुड़े, आज ट्वीट करूंगा और फिर कहूँगा अंट-संट ट्वीट मत करिए, मुझे भीड़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे जितने लोग देखते हैं, सुनते हैं, मैं बड़ा खुश हूँ, तसल्ली है मुझे उन लोगों से। मुझे पता है मुझे वही लोग सुन पाएंगे जिनके अंदर पेशेंस है और जो थोड़ी समझदारी से काम करना चाहते हैं। बाकी सब ठीक चल रहा है, ऊपर वाले की मेहर है, आप लोगों की दुआएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शेयर कर दूंगा, रियाज अहमद साहब, मैं फिर से एक बार कैलकुलेटर को शेयर कर दूंगा और आप लोग कैलकुलेटर पे जरूर जाएं, अपना डेटा चेक करें, आप देख लें कि कितने दिन में जिसका रिटायरमेंट है कम से कम उसको बेनिफिट। 8th पे कमीशन की कमेटी, हाँ कमेटी हम लोग भी बना रहे हैं जो रिप्रेजेंटेशन देगी, क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कन्फेडरेशन का भी दिल्ली का प्रेसिडेंट हूँ। तो हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कन्फेडरेशन ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन है भारत सरकार से, और सेंट्रल पे कमीशन में ऑफिशियली अपने सजेशन देगा और बुलाया जाएगा। तो आपसे सजेशन जो मिलेंगे वो रखेंगे, लेकिन अपने सजेशन भेजें जो भी, उनके साथ क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, वैलिडिटी, लॉजिक, रीजनिंग, तर्क जरूर लिखें। बिना उसके सजेशन की कोई वैल्यू नहीं है। सजेशन तब वैल्यू रखेगा जब उसका लॉजिक आप दोगे, तर्क दोगे, वैलिडेट करेगा तो ही मायने रखेगा, नहीं तो किस किस का सजेशन सुनेंगे। रजनीश तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी भैया, आप लोग सुने, बहुत अच्छा अच्छा लिखा आप लोगों ने। आई एम रियली सो प्राउड ऑफ यू, सो थैंकफुल टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज फेडरेशन।